नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। और हिमाचल की सियासी हलचल तेज हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के बाद से ही लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चाहे भाजपा की बात हो, कांग्रेस की बात हो, सब एक टक देख रहे हैं कि कब टिकट्स डिसाइड होती हैं। टिकट आवंटन को लेकर भाजपा ने तो एक नया रुख अपनाया और भाजपा के इतिहास में ऐसा पहली दफा देखा गया कि मंडल के लोगों ने ये डिसाइड करने के लिए उन्हें चुना गया कि कौन प्रत्याशी या बेहतर यहां पर हो सकता है भाजपा का। वहीं कांग्रेस लगातार अपनी जो है मीटिंग कंटिन्यू किए हुए है। कुछ टिकट्स पे जो है वो फाइनलाइज कर दिया गया है, कुछ पे सहमति नहीं बन पा रही है। इन तमाम विषयों पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार गीतेश भृगु जी जुड़ रहे हैं, जो कि अपनी कलम की वजह से जाने जाते हैं, अपनी लेखनी की वजह से जाने जाते हैं और सच को सच और झूठ को झूठ कहने के लिए जाने जाते हैं। गीतेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। इस चुनावी हलचल में कांग्रेस की तरफ से जो कुछ बातों पे सहमति नहीं बन पा रही है, अंतर विरोध, अंतर कलह जो है अब बाहर निकल चुकी है। सर, सुलह की बात करें जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो दो जगह ऐसी देखी जा रही हैं जिनमें कलेश सामने आ चुका है। देखिए, राजनीति में अब परिवर्तन आया है। पुराने जमाने की राजनीति नहीं रही है, जब हाँ एक छत्र नेता हुआ करते थे एक विधानसभा क्षेत्र में, किसी भी राजनीतिक दल की हम बात करें। अब राजनीति बदली है, युवा राजनीति में आ रहे हैं और उस दृष्टि से हम देखा जाए तो नए नेता हर विधानसभा क्षेत्र में, किसी भी राजनीतिक दल की हम बात करें तो उभर रहे हैं। और यही स्थिति सुलह विधानसभा क्षेत्र में उभरी है। वहां कांग्रेस के नेता हुआ करते थे जगजीवन पाल जी, वो तो मैदान में हैं ही हैं, परंतु उनके अतिरिक्त कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे जगदीश पहिया जी ने भी ताल ठोकी है और उसके अतिरिक्त कई युवा चेहरे भी वहां पर उभर कर सामने आए हैं। और कांग्रेस के लिए वहां विकट स्थिति ये है कि लगभग 1-1.5 महीना पहले वहां जो ब्लॉक कांग्रेस थी उसको भंग कर दिया गया। और ये भी मुझे लगता है कि जो टिकट को लेकर जो आजमाइश चल रही थी, उसी के दृष्टिगत ब्लॉक कांग्रेस को भंग किया गया। हालांकि कोई भी नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं है, परंतु यदि पत्रकारिता के दृष्टि से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि वहां टिकट की लड़ाई के कारण ही ब्लॉक कांग्रेस को भंग किया गया। और कांग्रेस इस स्थिति में अभी वहां नहीं है कि कंसेंसस बन पाए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो प्रथम सूची आ रही है उसमें सुलह का नाम नहीं हो सकता है। बिल्कुल। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि दो नाम, जयसिंहपुर से सुशील कौल का नाम फाइनलाइज होता है, सोशल मीडिया पे पोस्टें डलती हैं, आलमपुर में उनका स्वागत हो जाता है, सेम एज इट इज सुलह में होता है, जगदीश सिपैया जी का नाम आता है और उसे कंफर्म एक तरह से मान लिया जाता है। उसके बाद यादवेंद्र गोमा और जगजीवन पाल के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरते हैं, विरोध करते हैं कि जी ऐसा कैसे हो गया। और इसका सीधा सीधा फायदा तो भाजपा को मिलेगा बाद में भी और अब भी। देखिए, स्थापित नेताओं को यदि साइडलाइन किया जाता है तो उनके समर्थक होते हैं। और यादवेंद्र गोमा जी और जगजीवन पाल जी विधायक रह चुके हैं, निश्चित रूप से संगठन में भी उनका प्रभाव रहा है और कार्यकर्ताओं पे भी उनका प्रभाव रहा है। तो रिजेंटमेंट जो उनसे जुड़े लोग हैं उनमें होना स्वाभाविक है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। टिकट देना ना देना पार्टी का अधिकार क्षेत्र रहता है। पार्टी हाईकमान इस हर पहलू को देखती है, सर्वे को आधार बनाया जाता है। परंतु मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो प्रदेश स्तर पर गुटबाजी है वो भी कहीं ना कहीं इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। और देखने में ये आता है कि एक ग्रुप जो है सोशल मीडिया में प्रेशर बनाता है तो दूसरा ग्रुप उसको काउंटर करने के लिए अपनी तरफ से उसका उत्तर देता है। तो ये अभी खेल खेला जा रहा है। आज कांग्रेस की पहली सूची शाम 5 बजे तक आने की संभावना बताई जा रही है। तो मुझे लगता है कि कुछ स्थितियां स्पष्ट होंगी, परंतु इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों को मुझे लगता है कि आज की प्रथम सूची में स्थान नहीं मिल पाएगा। कंट्रोवर्शियल हो रहा है ज्यादा। और बात करेंगे जिला कांगड़ा की। भृगु जी, जिला कांगड़ा अपनी कितनी इंपॉर्टेंस रखता है पॉलिटिकली? हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जिला कांगड़ा कहां स्टैंड करता है? सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें और फिर जिला कांगड़ा की अगर बात करें तो यहां से उम्मीदें होती हैं कि यहां पर अगर सत्ता में जो भी पार्टी आए वहां से मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी तक जिला कांगड़ा कहां स्टैंड कर रहा है? देखिए, जिला कांगड़ा या कहें कि कांगड़ा का दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिसने उस दुर्ग पर कब्जा जमा लिया, वो शिमला में सत्ता के सिंहासन पर बैठता है। और 1993 से लगातार जिस पार्टी ने भी कांगड़ा में बहुमत प्राप्त किया
प्रदेश में उसी की सरकार बनी है। और ये बारी बारी का क्रम कांगड़ा में भी जारी रहा है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांगड़ा ने हर बार एक ही पार्टी का। अब आप देखेंगे कि 2017 के विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के 11 लोग जीत के आए, जबकि कांग्रेस के 3। उससे पहले कांग्रेस के 10 लोग जीत के आए थे और भारतीय जनता पार्टी के 3। तो कांगड़ा कभी एक साथ एक पार्टी के पक्ष में चला, ऐसा भी नहीं है। और कांगड़ा के महत्व को नकारा भी नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल। अब बात करें अगर हम स्पेसिफिकली पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की, हॉट सीट रहती है और पालमपुर जैसा एक उपमंडल जिसे हम कहते हैं, तहसील है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर का अपना पूरा रुतबा पालमपुर रखता है। यहाँ की राजनीति को ज्यादातर जो है वो पटेल परिवार की राजनीति पसंद आई, कांग्रेस की राजनीति पसंद आई। लेकिन भाजपा की बात करें तो कहते हैं कि कैडर वोट भाजपा का ज्यादा है। फिर भाजपा पिछड़ती क्यों है यहाँ हर बार? देखिए, भाजपा, अगर आप पिछले 2 चुनावों को देखेंगे, वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव को देखेंगे, तो उसमें प्रवीण शर्मा जी और दूलोराम जी, जो दूलोराम जी भारतीय जनता पार्टी से छिटक गए थे उस समय, उन्होंने लगभग 6200 वोट लिया था और प्रवीण शर्मा जी ने 14,000 समथिंग वोट लिया था। तो 20-21 हजार वोट तो तब भी भाजपा के पाले में किया था, हालांकि कांग्रेस का वोट इससे ज्यादा रहा था। और 2017 में भी प्रवीण शर्मा जी निर्दलीय मैदान में उतरते हैं और इंदु गोस्वामी जी 20,000 वोट ले जाती हैं, तो 23,000 के लगभग तो वोट भारतीय जनता पार्टी यहाँ ले जा रही है। हालांकि कांग्रेस का वोट इन दोनों चुनावों में कुल मिलाकर इन वोटों से भी अधिक रहा था। तो मुझे ये भी लगता है कि पालमपुर हॉट सीट इसलिए भी मानी जाती है कि माननीय शांता कुमार जी का ये गृह क्षेत्र रहा है। हालांकि वह राजनीतिक नेपथ्य में है वर्तमान में, परंतु कहीं ना कहीं शांता कुमार जी का राजनीतिक रुतबा कहीं या सामाजिक रुतबा कहीं वो चुनाव में एक बार उभर कर सामने आ जाता है। शांता कुमार जी चाहें ना चाहें, उनका नाम पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावों में उभर कर सामने आता ही। बिल्कुल। आगे बढ़कर अगर बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस अपनी अंतरकलह को रोकने में कहीं ना कहीं असमर्थ हो रही है, वहीं पर भाजपा यहाँ पर अलग ही स्ट्रेटेजी खेल रही है कि मंडल के पदाधिकारियों से यहाँ पर उनका ओपिनियन मांगा जाता है कि आप लोग बताइए कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर सही हो सकता है। तो भाजपा की ये स्ट्रेटेजीज जो है वो आपको लगता है बेनिफिशियल होंगी भाजपा के लिए? भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है और भाजपा का कैडर स्ट्रॉन्ग कैडर माना जाता है। और मुझे ये लगता है कि चुनाव से पहले जिस प्रकार से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक प्रत्याशी भाजपा के दावेदारी जता रहे हैं, दावेदार अधिक होने के कारण कंसेंसस बन पाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ये नया प्रयोग किया है। और इस प्रयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने सभी मंडलों के प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के माध्यम से गुप्त मतदान करवाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का टिकट किसे मिलेगा ये तो चुनाव समिति या संसदीय बोर्ड तय करेगा, परंतु मुझे लगता है कि कहीं बाद में टिकट आवंटन के पश्चात किसी प्रकार का विद्रोह न हो या लोगों कार्यकर्ताओं में असंतोष न फैले। मुझे लगता है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रयोग किया है। जी, बदलते हुए राजनीति के हर स्वरूप को और प्रारूप को आपने देखा है और लंबे समय का आपका 25 साल का लगभग एक्सपीरियंस है, अनुभव है। काफी चुनाव आपने होते हुए अपने समक्ष आपने कवर भी किए हैं, आपने बतौर आम आदमी भी देखे हैं। तो अब की राजनीति आपको पहले की राजनीति से किस तरह से, क्या अहम डिफरेंस इसमें लगता है? देखिए, ट्रांजिशन पीरियड तो चल रहा है। पुराने नेताओं की पीढ़ी अब प्रदेश से लगभग लुप्त हो चुकी है। इक्का दुक्का पुराने नेता बचे हैं और जो नेता बचे हैं उनमें चुनावी समर में उतरने वालों की संख्या भी कम हुई है और नए चेहरे सामने आ रहे हैं और नए मतदाता सामने आ रहे हैं। और ये जो नए मतदाता हैं ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में 2000 से लेकर 4000 तक नए मतदाता आए हैं और उनकी आयु 18 वर्ष 19 वर्ष की है। और मुझे लगता है कि वर्तमान जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें नए मतदाताओं का जो भूमिका है महत्वपूर्ण रहेगी और वोटर टर्नआउट कितना रहता है ये भी एक महत्वपूर्ण रहेगा। पिछली बार जितना वोटर टर्नआउट हुआ था वो 2012 की अपेक्षा में लगभग 2% अधिक रहा था पूरे हिमाचल में। तो ये 2% मुझे लगता है कि युवा मतदाता हैं और ये डिसाइडिंग फैक्टर इस बार भी रहेगा। जी भृगु जी, बात करें हम अभी तक की परिस्थितियों की, हालांकि अभी टिकट आवंटन होने हैं, उसके बाद स्थितियां स्पष्ट होती हैं कौन कितना कमजोर है कौन कितना मजबूत है, लेकिन हाल फिलहाल में क्या अभी ऐसा लग रहा है कि भाजपा जो है रूल करके सत्ता में रहकर भाजपा जो है अब चुनाव लड़ रही है, तो
एंटी इनकम्बेंसी की जब हम बात करते हैं, भाजपा के खिलाफ क्या उस तरह का माहौल है जो सच में सरकारों के खिलाफ 5 साल बाद होता था और भाजपा को मजबूत लग रही है, कांग्रेस आपको मजबूत लग रही है? फिलहाल अगर एक सिंपल से ओपिनियन की मैं बात करूं तो क्या रहेगा? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो प्रत्येक सरकार के विरुद्ध रहता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर, ह्यूमन टेंडेंसी इस तरह की है कि आप उसे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। और इस एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस किस तरह से भुना सकती है, और तीसरा फैक्टर जो इस बार आम आदमी पार्टी के रूप में प्रदेश में सामने आया है, वो इस एंटी इनकम्बेंसी को यदि अपने फेवर में कितना कर पाती है, ये बहुत बड़े फैक्टर रहेंगे। कांग्रेस कितना भुना पाती है और एंटी इनकम्बेंसी वोट आम आदमी पार्टी के पाले में कितना जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और मुझे लगता है कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि आप देखेंगे 2012 के विधानसभा चुनाव में 4.5% का स्विंग हुआ था तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, और 2017 में लगभग 7-7.5% का वोट स्विंग हुआ था। तो बहुत कम मार्जिन से हिमाचल में जो है सत्ता परिवर्तन होती है। और आम आदमी पार्टी यदि कांग्रेस या भाजपा के एंटी इनकम्बेंसी वोट में सेंध लगाती है तो निश्चित रूप से नया सिनेरियो उभर कर आएगा। आम आदमी पार्टी की अगर हाल फिलहाल में बात करें तो हिमाचल में तो वैसे दिख नहीं पा रहे हैं। वो कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख जाते हैं, कभी सोशल मीडिया पे दिख जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे आम आदमी पार्टी उस तरह से नहीं दिख पा रही है। मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी नज़र अभी तक भाजपा और कांग्रेस की सूची पर लगा रखी है, और उन्हें ये लगता है कि जिस प्रकार से दोनों पार्टियों में दर्जनों दावेदार एक एक विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की नज़र उन लोगों पर भी रहेगी जो वोट कैप्चर करने की क्षमता रखते होंगे। और मुझे भी ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के टिकट आवंटन के पश्चात कुछ रुष्ट नेता आम आदमी पार्टी के पाले में जा सकते हैं, और ये एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कौन सी पार्टी अपने रुष्ट को कितना मनाने में सफल रहती है। मौजूदा परिस्थितियों की बात करें तो कौन मजबूत लग रहा है हाल फिलहाल की परिस्थिति? देखिए, अभी तक अगर टिकट आवंटन के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि लोग चेहरा भी देखते हैं, प्रत्याशी किसे बनाया गया है उसे भी देखते हैं। पर अभी तक हम बात करें जिस प्रकार से चुनाव प्रचार का चल रहा है या इलेक्शन मोड में है, तो भाजपा एग्रेशन में ज्यादा दिख रही है, कांग्रेस अभी एग्रेशन में कम दिख रही है। एकमात्र बड़े नेता की रैली, प्रियंका गांधी जी की रैली अभी सोलन में हुई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे लगते हैं पिछले कुछ महीनों में 5 या 6 बार हिमाचल में आ चुके हैं, और जगत प्रकाश नड्डा जी और अब तो अमित शाह जी भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एग्रेशन में ज्यादा मुझे दिख रही है, और इसका लाभ चुनावों में एग्रेशन का लाभ कहीं ना कहीं गाहे बगाहे आपको मिल जाता है। परंतु अब ये देखना है कि जो चुनाव के लिए समय बचा है, इसमें कांग्रेस किस तरह से एग्रेशन दिखाती है और किस तरह से अपने पक्ष में माहौल बनाती है। बिल्कुल, यही वो सारी बातें हैं जो देखने योग्य होंगी, और हमारे मतदाताओं के लिए भी मैं चाहूंगी कि आप एक अंत में संदेश जरूर दें, जो लोग नए वोटर्स हैं या फिर जो लोग मतदान को एक बहुत नॉर्मल सी चीज समझते हैं, इस अधिकार को समझें, और मैं चाहूंगी मतदाताओं के लिए आप एक संदेश दें। मैं तो ये कहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति मतदान करने अवश्य आए, और जो नए मतदाता हैं उन्हें, जो हमारे शतायु मतदाता हैं या 80 वर्ष से अधिक के मतदाता हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने दर्जनों चुनावों में अपना मतदान कर इस लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। तो अब तो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है और आने वाला भविष्य युवा पीढ़ी का है, तो मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को तो 100% मतदान करके इसमें अपना जो है योगदान देना चाहिए। सियासी हलचल का ये विशेष आप बातचीत हमारी देख रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार गितेश भृगु हमारे साथ जुड़े हुए थे। हर राजनीतिक पहलू पर चर्चा करने की कोशिश इनके साथ की है। आपकी भी कोई प्रतिक्रिया हो वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।